हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीबी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीएलएड पाठशाला पे आपकी डीएलएड बीटीसी की सभी विषयों की पढ़ाई होती है, बिल्कुल ही आसान भाषा में। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो कि डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और हमारा टेलीग्राम चैनल डीएलएड_पाठशाला को ज्वाइन कर ले। वहां पे आपको डीएलएड के नोट्स फ्री में मिल जाएंगे हर क्लासेस के। ठीक है बच्चों। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट सेमेस्टर का शिक्षण अधिगम। क्लास 5 तक हो गई थी, आज है क्लास 6। ठीक है बच्चों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों की क्लास शिक्षण अधिगम की दोपहर 12 बजे आपकी होती है डेली, लेकिन कुछ कारणवश टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आज डिले हो गई है। तो आज ये क्लास 6 बजे आपकी ये क्लास शाम को अपलोड हो जाएगी। ठीक है। तो 6 बजे आप लोग शिक्षण अधिगम की ये क्लास 6 अटेंड कर लीजिएगा। चलो फिर बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। देखते हैं हम लोग इन लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था और फिर आगे की क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो हमने पढ़ा था, पेन उठाते हैं, पेन कहाँ गया। जी हाँ बच्चों, तो शिक्षण की प्रविधियां, युक्तियां यानी टेक्निक्स ऑफ टीचिंग के बारे में हमने पढ़ा था, जिसका मतलब होता है अध्यापक द्वारा बच्चों को पढ़ाने के तरीके, जटिल विषयों को आसान बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर हमने प्रमुख प्रविधियां इसके बारे में पढ़ी, जिसमें प्रश्नोत्तर प्रविधि, सुकरात प्रविधि जिसको कहते हैं। ठीक है। प्रश्न पूछकर नया ज्ञान देना, ये आपका क्या होता है, प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है। ठीक है। बच्चे सक्रिय यानी एक्टिव रहते हैं इससे। ठीक। विवरण प्रविधि यानी घटनाओं सूचनाओं को बोलकर या लिखकर चित्र बनाना। वर्णन प्रविधि, किसी घटना, दृश्य, नियम के का विस्तार पूर्वक वर्णन करना आपका वर्णन प्रविधि है। ठीक है। आगे हमने पढ़ा व्याख्यान प्रविधि, यानी सबसे पुरानी विधि है विषय की गहराई को समझाना। औपचारिक होती है और अनौपचारिक भी होती है। उसके बाद हमने पढ़ा स्पष्टीकरण प्रविधि, विषय को पूरी अच्छी तरह से समझाना है सरल भाषा में और धीरे धीरे। कहानी कथन प्रविधि, कहानी सुनाकर नैतिक सामाजिक गुणों का विकास करना। सत्य पौराणिक अवलोकन प्रवृत्ति, आपका देखकर व्यवहार घटना को समझाना। रुचि जानने, व्यक्तित्व जांचने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। उदाहरण प्रवृत्ति में उदाहरण से विषय को रोचक आसान बनाना, मौखिक और दृश्य तरीके से। ठीक है। खेल विधि, प्लेवे मेथड, खेल खेल में सिखाना, शारीरिक सामाजिक मानसिक विकास नेतृत्व। ठीक है। समूह चर्चा, वाद विवाद, क्या आपका ग्रुप डिस्कशन हो गया, समूह में समस्या का पर विचार विमर्श कर सुलझाना उसको। प्रयोगशाला, लेबोरेटरी वगैरह। ठीक है। तो प्रयोगशाला में प्रयोग करके सिखाना वाला तर्क शक्ति का विकास होना। सामूहिक कार्य एवं क्षेत्रीय पर्यटन, यानी समूह में किसी स्थान पर जाकर सिखाना, अनुभव बढ़ाना। कार्यशाला यानी वर्कशॉप, विशेषज्ञ द्वारा परीक्षण, समस्या का सामूहिक समाधान करना। और प्रयोग प्रदर्शन नियुक्ति, यानी चित्रों प्रयोग से छोटे बच्चों को समझाना। स्थायी ज्ञान होता है और श्रव्य और दृश्य का उपयोग होता है। ठीक है बच्चों, ये था आपके लास्ट क्लास। अब हम आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा, यानी जो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होता है, तथा प्रयोग प्रदर्शन विधि में अंतर क्या होता है, यानी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में अंतर क्या होता है। इन दोनों के डिफरेंसेस बिटवीन टीचर सेंटर्ड एजुकेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है। तो चलो सबसे पहले दो अलग अलग तरह के पढ़ने के तरीकों को समझते हैं। ठीक है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा यानी कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है। इसमें क्या होता है, केंद्र में आपका शिक्षक होता है, बच्चे की रुचि के बारे में नहीं जाना जाता है, और बच्चों को जो पढ़ाया जाता है बच्चों को पढ़ना पड़ता है। ठीक है। जो टीचर पढ़ाते हैं, इसमें टीचर की बात सबसे ऊपर होती है। क्या होती है बात, टीचर की जो बात होती है सबसे ऊपर होती है। टीचर ही सब कुछ निर्देश देता है और वे सारे फैसले लेता है। ठीक है। तो टीचर ही सारे निर्देश देता है, सारे फैसले आपका टीचर लेता है। बच्चे बिना मन की या बस चुपचाप बैठकर सीखते हैं। बच्चे या तो मन से, अपने मन से हो सकता है बैठे, या फिर बिना मन के बैठे, या फिर बस चुपचाप बैठ करके सीखते हैं। वे ज्यादा सक्रिय नहीं होती, यानी एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है। इसमें फिर आता है आपका, इसमें टीचर का मार्गदर्शन और निरीक्षण देखभाल ज्यादा रहता है। क्या होता है, इसमें टीचर का केवल मार्गदर्शन होता है, वो दिशा दिखाता है, निरीक्षण देखभाल ज्यादा रहता है। ठीक है। प्रयोग प्रदर्शन विधि में क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन विधि में, इस विधि में बच्चा खुद देखकर और प्रयोग करके सीखता है। क्या करता है, डिमॉन्स्ट्रेशन में खुद देखता है, वो विजुअलाइज करता है, खुद देखकर प्रयोग करके सीखता है। ठीक है। वो जो ज्ञान वे इस तरह सीखते हैं वो उनके दिमाग में हमेशा के लिए, अब वो करके सीख रहा तो ये हमेशा के लिए रहेगा ज्ञान। ठीक है। हमेशा के लिए पक्का हो गया, स्थायी ज्ञान हो गया। इसमें बच्चे ज्यादा सक्रिय अब कर रहा है तो जाहिर सी बात है एक्टिव होगा, बच्चा एक्टिव रहेगा। ठीक है। सक्रिय रहेगा।
लेकिन अगर उपकरण ना हो तो यह तरीका मुश्किल हो जाता है। अगर कोई डिवाइस ना हो, उपकरण या चीजें ना हो, तो वो तरीका जो है ये आपका मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कुछ मशीन्स वगैरह कुछ चीजें होनी चाहिए डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कोई भी चीज को, ठीक है। प्रदर्शन विधि जो होती है, इसमें छात्र खुद देखकर सीखता है, उन्हें सीधे टीचर पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, ठीक है। तो टीचर पे इसमें निर्भर नहीं रहना पड़ता, बच्चा खुद देख करके सीखता है, ठीक है। समझ में आया बच्चों? शिक्षक केंद्रित शिक्षा क्या होती है? शिक्षक केंद्रित यानी सेल्फ सेंटर्ड, इसमें बच्चा चुपचाप बैठा रहता है और ज्यादा एक्टिव नहीं रहता है सेल्फ सेंटर्ड में। और डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में बच्चा करके सीखता है, बच्चा खुद से देखता है, देखकर और प्रयोग करके सीखता है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया तो आगे चलते हैं बच्चों। हम बता देते हैं, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल DLED पाठशाला, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप जाएंगे, ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको सभी प्रकार के नोट्स क्लास के PDF आपको यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप बोलेंगे कि हैंड रिटन नोट्स लिख करके आपको नोट्स चाहिए जिससे आप प्रिंट आउट करवा सकें, फोटोकॉपी करवा सकें, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप उस पर जाकर के हमें बता दिया करिए, ठीक है। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है जिसका नाम है DP.पाठशाला, ठीक है। DP.पाठशाला, क्या है DP.पाठशाला। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आप हमें फॉलो करें, रील्स वगैरह जो भी पोस्ट होते हैं उसको लाइक वगैरह करें, कमेंट वगैरह करें, और कोई भी डाउट रहा करे तो वहाँ पे आप हमसे पूछ सकते हैं। DP पाठशाला इंस्टाग्राम अकाउंट पे, मैं वहाँ पे तुरंत हमेशा एक्टिव रहता हूँ और तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिल सकता हूँ, ठीक है। चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। शिक्षण की नवीन विधियां, उपागम यानी न्यू अप्रोचेस ऑफ टीचिंग। जो नवीन विधियां क्या है शिक्षण करने की, ठीक है, टीचिंग करने की, टीचिंग पढ़ाने के नए नए तरीके क्या है, न्यू अप्रोचेस, ठीक है, नया तकनीक। तो पहले के समय में टीचर बच्चों को सिर्फ जानकारी या बातें बताते, क्या करते थे, सिर्फ बच्चों को जानकारी और बातें बताते थे, ठीक है। पहले के जमाने में बच्चों को सिर्फ जानकारी और बातें बताते थे, लेकिन अब टीचर बच्चों के शारीरिक यानी फिजिकल, मानसिक यानी मेंटल, बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल और तर्क शक्ति यानी रीजनिंग पावर के विकास पर ध्यान देते हैं, समझे। तो पहले सिर्फ जानकारियां देते थे और बातें बताते थे, अब लेकिन ये क्या करते हैं, अब के टीचर क्या करते हैं, अब में उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और तर्क शक्ति यानी रीजनिंग पावर का विकास पर ध्यान दिया जाता है। आजकल पढ़ाने के तरीके ऐसे हैं कि बच्चे और टीचर दोनों सक्रिय यानी एक्टिव रहते हैं, ठीक है। इसमें चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग होता है, ठीक है। इसलिए बच्चों को पढ़ाने की नई तरीके हैं जिन पर टीचर को ध्यान देना चाहिए। कौन कौन से तरीके हैं आइए देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहला आता है आपका क्रियापरक शिक्षण यानी गतिविधि आधारित शिक्षण यानी एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, ठीक है। क्रियापरक शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण यानी एक्टिविटी बेस्ड, बच्चे को एक्टिविटी कराई जाती है, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराई जाती है, जैसे कुछ ड्राइंग वगैरह हो गया, ठीक है, या और भी कोई एक्टिविटी हो गया, चित्र दे दिया गया, उससे बोल दिया गया कि कहानी लिखो, ठीक है। तो ये सारी गतिविधियां आधारित शिक्षण होगी। बाल केंद्रीय शिक्षण उपागम यानी सेल्फ सेंटर टीचिंग अप्रोचेस और रुचिपूर्ण शिक्षण यानी इंटरेस्टिंग टीचिंग टेक्निक। फिर आता है आपका सहगामी शिक्षण यानी पार्टिसिपेटरी टीचिंग। उसके बाद आता है आपका बहुस्तरीय बहुश्रेणी शिक्षण यानी मल्टी लेवल मल्टीग्रेड टीचिंग। फिर आपका आता है दक्षता आधारित शिक्षण यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग, और बहुकक्ष शिक्षण यानी मल्टी क्लास टीचिंग, और निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण यानी डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको आप बस ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि क्या क्या होता है आपका न्यू अप्रोचेस, नई विधियां, आपकी नवीन विधियां शिक्षण की क्यों होती है पहले में और अब में क्या डिफरेंसेस है, और थोड़ा बहुत आप इसमें नाम याद कर सकते हैं, जैसे बाल केंद्रित हो गया, इंटरेस्टिंग टीचिंग हो गया, रुचिपूर्ण क्रियापरक शिक्षण हो गया, ठीक है। आइए अब एक एक करके हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये होता क्या क्या है, ठीक है। हमने तो पढ़ लिया है, लेकिन अब हम इसको देखते हैं एक एक करके कि होता क्या है इसमें। तो पहला आता है क्रियापरक शिक्षण या गतिविधि आधारित, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। इसमें क्या होता है बच्चों, क्रियापरक शिक्षण में एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग का मतलब है कि काम करके ज्ञान देना, यानी गिविंग नॉलेज थ्रू एक्टिविटी, ठीक है। इसमें बच्चा खुद काम यानी क्रिया करके नई नई चीजें सीखता है, समझे। तो खुद से काम करके नई नई चीजें सीखता है बच्चा। इसमें बच्चा जो भी काम करते हैं उसका कोई ना कोई मकसद होता है। तो बच्चा अगर कोई काम कर रहा है तो उसका कोई ना कोई मकसद होगा। इसमें बच्चों का शरीर और दिमाग दोनों काम करता है, क्या करता है, शरीर भी काम करता है और दिमाग दोनों काम करता है इसमें, ठीक है। आगे आते हैं, अगर आप छात्र के दिमाग का विकास करना चाहते हैं तो उसे ऐसी गतिविधियों में शामिल करना चाहिए, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज में अगर उसका दिमाग विकसित करना है आपका, ठीक है, तो उस मानसिक विकास करना है तो उसको ये सारी गतिविधियां करानी चाहिए। दिखते नहीं है बच्चा जब पैदा होता है
जब धीरे धीरे बड़ा होता है 2 साल का 1 साल का, तो उसको ढेर सारे खिलौने एक्टिविटी वाले उसको देनी चाहिए, जिससे वो करके सीखे। उसको पढ़ाना नहीं चाहिए, उसको ये सारी चीजें एक्टिविटी करानी चाहिए, मोबाइल से दूर रखना चाहिए, ठीक है, जिससे उसका दिमाग कंट्रोल में रहे। उसे समझदार और तार्किक यानी लॉजिकल बनाने के लिए उसे स्वस्थ बनना चाहिए, ठीक है। समझ में आया बच्चों? क्या समझ में आया? हमने पढ़ाया आपको क्रियात्मक शिक्षा। क्रियात्मक शिक्षा समझ में आया ना? फिर उसमें करके एक्टिविटी कराया जाता, एक्टिविटी करा करके उसका जो दिमाग होता है उसकी मानसिक विकास कर, ठीक है। कुछ क्रियात्मक शिक्षा प्रवृत्ति हम देखते हैं। सम फंक्शनल टीचिंग मेथड कौन कौन से? इन तरीकों में बच्चों को आसानी से सिखाया जा सकता है। पहला आता है मॉन्टेसरी विधि, समझे, हमेशा ये पूछा जाता है, ठीक है। मॉन्टेसरी विधि आपकी किंडरगार्टन विधि, देखते हैं नहीं, किंडरगार्टन स्कूल भी आजकल होते हैं, तो किंडरगार्टन विधि है। खेल विधि हो गया, प्रोजेक्ट विधि हो गया, डाल्टन विधि के, ये सारे आपके क्या एक्टिविटी बेस्ड है, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड, ठीक है बच्चों, एक्टिविटी बेस्ड है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा उपागम पढ़ते हैं, यानी चाइल्ड सेंटर टीचिंग, ठीक है। कहाँ गया? हाँ, ठीक है बच्चों, समझ में आया। आते हैं अब हम लोग बाल केंद्रित शिक्षण यानी उपगाम यानी सेल्फ सेंटर टीचिंग अप्रोचेस के बारे में बात करते हैं, मैंने उठाते हैं, ठीक है। देखो, बाल केंद्रित शिक्षण यानी सेल्फ सेंटर टीचिंग क्या होता है? मतलब बच्चे को ध्यान में रख करके यहाँ शिक्षा दी जाती है, ठीक है। इसका मुख्य मकसद होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास यानी ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का कराना। आजकल पाठ्यक्रम यानी सिलेबस बच्चे को ध्यान में रख करके बनाया जाता है, ठीक है। समझ में आया ना? देखो कितना सिंपल लिखा हूं मैंने। ये बुक में आप सीरीज वगैरह खरीदोगे, गाइड वगैरह या बुक खरीदोगे, तो आप इतनी ऐसी हिंदी रहेगी तो उसमें आप शकरगंदी खा करके नाच जाओगे, ठीक है, समझ में नहीं आएगा आपको। तो हमारे हर बच्चे इसमें हर बच्चे की रुचि यानी इंटरेस्ट, पसंद यानी रुझानों, क्षमता यानी एबिलिटीज, विचारों और सामाजिक माहौल यानी सोशल इन्वायरमेंट का ध्यान रखा जाता है, जिससे बच्चे आसान तरीके से चीजें सीख सकें, ठीक है। कहा जाता है कि आधुनिक शिक्षा बाल केंद्रित है। क्या आधुनिक शिक्षा जो है आपकी वो बाल केंद्रित शिक्षा यानी सेल्फ सेंटर्ड टेक्निक है, ठीक है, टीचिंग टेक्निक है, ठीक है। आगे आते हैं बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं। अब क्या विशेषताएं होती है बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ सेंटर्ड टीचिंग? आइए देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, कहाँ गया पेन? हाँ, स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की आजादी दी जाए, जिससे वे चीजों को खुद खोज कर सीख सकें, ठीक है, खुद से खोज कर सीख सकें। इससे बच्चा स्वयं करता है और सीखता है, ठीक है, और इसको स्वतंत्रता हो गई। और जब खुद से करता है तो उसको और अच्छे से समझ में आता है और लंबे समय तक उसको याद रहता है, ठीक है। दूसरा आता है आत्म अभिव्यक्ति के अवसर। क्या आता है दूसरा? आत्म अभिव्यक्ति के अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो टीचर को बच्चों को अपनी बातें बताने और उसकी भावनाओं व्यक्त करने का मौका देना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो टीचर को बच्चों को अपनी बातें बताने, अपनी जैसे क्या होता है आजकल, पहले क्या होता था, टीचर बच्चों को इतना मार देते थे, इतना डांट देते थे, बच्चा खुल करके अपनी बातें ही नहीं बताता था, ठीक है। पेरेंट्स को भी ऐसे ही होता था। तो जब उसको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, उसको बोलने का मौका दिया जाएगा, चाइल्ड सेंटर टीचिंग होगी, उसको फ्रीडम दिया जाएगा, तो वो अपनी आत्म अभिव्यक्त करेगा, ठीक है। तो टीचर बच्चों को अपनी बातें बताने और अपनी भावनाओं व्यक्त करने का मौका देना चाहिए। रुचियों और क्षमता का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज, यानी टीचर को ध्यान देना चाहिए कि बच्चों की रुचियां किस चीज में है और उसके काम करने की क्षमता कितनी है, ठीक है, समझ में आया। चौथा आते हैं व्यवहारिक तथा सामाजिक यानी प्रैक्टिकल एंड सोशल। तो टीचर को बच्चों को सिखाना चाहिए कि उन्हें समाज में किससे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। तो व्यवहारिक ज्ञान और सामाजिक ज्ञान किस तरीके से बच्चे को करना है वो सारी टीचर को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। बाल प्रधान शिक्षा यानी सेल्फ डोमिनेटेड टीचिंग, ठीक है, बाल प्रधान यानी टीचर को पढ़ाते समय बच्चे को ही प्रमुख केंद्र रखना चाहिए, ठीक है, बच्चों को सेंटर्ड में या केंद्र में रखना चाहिए और उसकी चीजों को ज्यादा महत्व देना चाहिए, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो ये था आपका बाल केंद्रित शिक्षक की विशेषताएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं बाल केंद्रित शिक्षा विधि की प्रविधियां यानी टेक्निक्स ऑफ सेल्फ सेंटर्ड टीचिंग मेथड। कौन कौन सी टेक्निक होती है इसमें भी आपका वही सब हो गई, क्योंकि सेल्फ सेंटर्ड वो भी होती थी, ठीक है। तो मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, डाल्टन विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सारी आपकी एक्टिविटी वाले में भी थी और आपका सेल्फ सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित शिक्षण में, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षण ही आपका एक्टिविटी एक तरीके से, क्योंकि उसमें भी एक्टिविटी करवा करके तब भी उसमें आपका जो स्टूडेंट होता है, बाल होता है, वो हमेशा केंद्र में रहता है यानी सेंटर्ड में रहता है, ठीक है, समझ में आया बच्चों। आओ चलो अब हम देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व क्या होता है यानी इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है।
तो इसमें बच्चे को ही मुख्य केंद्र में रखा जाता है, ठीक है। तो बाल केंद्रित यानी बच्चों को सेंटर्ड में यानी मुख्य केंद्र में रखा जाता है। इसमें हर बच्चे पर ध्यान दिया जाता है, केंद्र पे रखा जाता है तो हर बच्चे पे ध्यान दिया जाएगा, इसलिए वह व्यक्तिगत शिक्षण होता है। क्या होता है? व्यक्तिगत यानी पर्सनल शिक्षण होता है, ठीक है। इसमें बच्चा टीचर की मदद से खुद प्रयोग करके चीजें सीखता है। क्या करता है? बच्चा खुद से प्रयोग करके सीखता है टीचर की मदद से। इसमें बच्चे की रुचियां यानी जो इंटरेस्ट है और क्षमताओं यानी कैपेबिलिटीज पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। समझ में आया बच्चों? क्या महत्व होता है आपका बाल केंद्रीय शिक्षा का महत्व, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो था आपका रुचिपूर्व शिक्षण यानी इंटरेस्टिंग टीचिंग। अब बच्चे को इंटरेस्ट रहेगा तभी तो वो पढ़ने में मन उसका लगेगा। आइए बच्चों पढ़ते हैं रुचिपूर्व शिक्षण, ठीक है, इंटरेस्टिंग टीचिंग, ठीक है। तो रुचिपूर्व शिक्षण यानी इंटरेस्टिंग टीचिंग का मतलब है कि बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखते हुए उनके सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो उनके बच्चे की जो रुचि है उसको ध्यान पे हमेशा उसको देखा जाए, उसी के हिसाब से बच्चे को पढ़ाया जाए। ऐसा ना हो कि उसकी रुचि ही नहीं उस सब्जेक्ट में और उसको जबरदस्ती वो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, पता चला 10th 12th का रिजल्ट आया उसमें बैक लगे, कंपार्टमेंट लगे, है कि नहीं। तो इसलिए रुचि के हिसाब से पढ़ाइए। अगर उसका मैथ्स में मन नहीं लग रहा है तो उसको कॉमर्स में करवाइए, उसको आर्ट्स में करवा दीजिए, ठीक है। तो रुचिपूर्ण होना चाहिए, समझे। आगे पढ़ते हैं कि टीचर को बच्चों की पसंद और नापसंद पर का ध्यान रख करके उसे मजेदार तरीके से पढ़ाना, समझे। तो टीचर को बच्चों का पसंद क्या है, नापसंद क्या है, ये सारी चीजें जानना चाहिए। सिर्फ खाने में ही नहीं, पढ़ाई में भी नापसंद चीजें जाननी चाहिए कि क्या पसंद है क्या नापसंद है ना। आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं, पहले पेरेंट्स क्या करते थे, जो बच्चे को पसंद है खाने में वही उसको खिलाते थे, नापसंद वाली चीजें नहीं खिलाते थे। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती थी तो पसंद और नापसंद गया भाड़ में, सब पढ़ना बच्चे। तो उसमें क्या होता था, बच्चे पे बोझ हो जाता था, बच्चे को जबरदस्ती पढ़ना पड़ता, ठीक है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। तो टीचर को बच्चों को पसंद और नापसंद पर ध्यान रख करके उसे मजेदार तरीके से समझाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। जैसे आपका खेल हो गया, कहानियां हो गया, गीत हो गया, चित्र हो गया, मॉडल हो गया आदि के द्वारा, ठीक है। इससे बच्चों को पढ़ाने में मजा आए और वे पढ़ने में रुचि लें, ठीक है। तो बच्चों को पबजी वगैरह मत खिलाइए, और कुछ खिलाइए, एक्टिविटी करवाइए जिससे वो अच्छे से मजा लेकर के पढ़े और उसमें पढ़ने में उसको रुचि आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, रुचिपूर्ण शिक्षण के उद्देश्य यानी एम्स ऑफ इंटरेस्टिंग टीचिंग क्या होता है, यानी रुचिपूर्ण शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये टॉपिक। इसमें क्या होता है, स्कूलों का माहौल आसान, एम क्या होता है आपका इंटरेस्टिंग टीचिंग के। तो स्कूलों का माहौल आसान हो जाता है, इससे आकर्षक हो जाता है, ठीक है, और सुंदर बनाना, ठीक है। टीचर का व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि होना, तो टीचर का जो व्यवहारिक ज्ञान होता है उसकी भी वृद्धि होती है, यानी बढ़ता है। टीचर को खुद की प्रतिभा यानी टैलेंट को खोजने का मौका देना, तो टीचर का खुद का जो टैलेंट होता है, प्रतिभा होती है, वो भी उभर करके आती है। और टीचर को बच्चों के साथ दोस्त बनकर रहना चाहिए, उसकी चीजों में मदद करते रहना चाहिए, ठीक है। बच्चों के साथ दोस्त बनकर के नहीं रहेंगे तो बच्चा कैसे आपके साथ खुलेगा, अपनी परेशानियों को व्यक्त करेगा, ठीक है। तो बच्चों को दोस्त, टीचर को बच्चों के दोस्त बन करके रहना चाहिए, उनकी चीजों में मदद करते रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये था आपका रुचिपूर्ण शिक्षण के उद्देश्य यानी एम्स ऑफ इंटरेस्टिंग टीचिंग। समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं जो पढ़ा रहा हूँ? समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं सहगामी शिक्षण यानी पार्टिसिपेटरी टीचिंग। सहगामी का मतलब क्या हो गया? सहगामी मतलब जैसे आपके दोस्त लोग हैं तो दोस्तों के साथ आप खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो सहगामी वो आप कर रहे हैं, तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी चीज। तो सहगामी शिक्षण यानी पार्टिसिपेटरी टीचिंग में टीचर और बच्चा दोनों आपस में एक दूसरे का सहयोग यानी कॉर्पोरेशन करके पढ़ाने को असरदार करते हैं, ठीक है। तो टीचर पढ़ाता है, बच्चा पढ़ता है, दोनों आपस में कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं एक दूसरे को, जिससे बच्चे पढ़ाना आसान रहे और असरदार बन जाए, ठीक है, उसका यूज हो जाए। इसे ही सहगामी शिक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? इससे ही सहगामी शिक्षण कहते हैं बच्चों, ठीक है। सहगामी शिक्षण में टीचर और बच्चा दोनों का बहुत जरूरी स्थान होता है। क्या होता है? दोनों का बहुत जरूरी स्थान होता है। एक के बिना पढ़ाने का काम नहीं हो सकता, ठीक है। अगर टीचर नहीं रहे तो बच्चा जो है वो पढ़ नहीं सकता, और बच्चा नहीं रहे तो शिक्षण पढ़ा नहीं सकता, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। पढ़ाने की प्रक्रिया को आसान, असरदार और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए दोनों की भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन जरूरी है, ठीक है। तो यही चीज है, तो दोनों को पार्टिसिपेशन करना चाहिए। सहगामी शिक्षण में यही है कि आपस में कॉपरेशन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए और पढ़ाने के तरीके को आसान बनाना चाहिए, ठीक है, असरदार बनाना चाहिए। आते हैं, देखते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है। सहगामी शिक्षण का आपका उद्देश्य क्या होता है? तो यही उद्देश्य होगा कि बच्चे को किस तरीके से टीचर और बच्चों के बीच में सहयोग की भावना पैदा करें। क्या करें? सहयोग की भावना यानी पार्टिसिपेशन का, एक दूसरे की मदद करने का भावना कैसे पैदा करें। बच्चों का सर्वांगीण विकास करने का इसका उद्देश्य होता है। बच्चों को स्थायी ज्ञान यानी परमानेंट नॉलेज देना,
जिससे वो पूरे कक्षा के नीरस यानी बोरिंग माहौल को दूर करके उसको मजेदार बनाना। ठीक है, तो बोरिंग क्लासेस को दूर करके उसको मजेदार बनाना और कक्षा में टीचर और बच्चों को सक्रिय स्थिति यानी एक्टिव स्टेट में रखना। ये सारी आपके क्या है उद्देश्य है सहगामी शिक्षण के। समझे बच्चों? समझेंगे नहीं? समझ गए? समझ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी हम पढ़ते हैं बहुस्तरीय यानी बहुश्रेणी शिक्षण विधि। ठीक है, कितना टॉपिक बचा है एक मिनट देख लेता हूँ मैं। ओ भाई 5 3 8, ठीक है, अच्छा खासा बचा हुआ है आपका। हाँ 40 मिनट की लग रहा क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं बहुस्तरीय बहुश्रेणी शिक्षण की यानी मल्टी लेवल मल्टी ग्रेड टीचिंग मेथड। ठीक है, पानी पी लेते हैं इसी बात पे। तो बच्चों बहुस्तरीय शिक्षण यानी मल्टी लेवल टीचिंग में 2 या 2 से ज्यादा कक्षाओं के बच्चे को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है इसमें? बहुत स्तरीय यानी बहुत सारे लेवल के बच्चे। ठीक है, तो 2 या 2 से ज्यादा कक्षाओं के, अब जैसे क्लास 1 हो गया, नहीं क्लास 5 हो गया, क्लास 6 हो गया, दोनों को एक साथ में बैठा दिया। इससे ज्यादा 7 वाले को भी, सारे कक्षाओं को, तीनों क्लास को एक साथ बैठा दिया गया। ठीक है, और इसको पढ़ाया गया। इसमें बच्चे को अलग अलग रुचियां, विभिन्नता यानी डिफरेंसेस, उपलब्धियां यानी अचीवमेंट, पसंद और मानसिक समझ यानी परिपक्वता यानी मैच्योरिटी का ध्यान रखा जाता है। क्या होता है इसमें? बच्चे की रुचियां, डिफरेंसेस, उपलब्धियां, अचीवमेंट, पसंद नापसंद, मानसिक समझ, ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, आजकल प्राथमिक स्कूलों में टीचर की संख्या कम है जबकि बच्चों की संख्या ज्यादा है, इसलिए यह पढ़ाने का तरीका बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो टीचर कम होते हैं और स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, तो ये पढ़ाने का तरीका बहुत ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन उतना यूजफुल नहीं है। ठीक है, तो बहुत स्तरीय शिक्षण के उद्देश्य अब हम लोग देख लेते हैं। तो उद्देश्य क्या हो सकता है? उद्देश्य ये हो सकता है कि पावर बचाना। ठीक है, टाइम अगर कम है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो स्कूल परिसर का अनुशासन यानी डिसिप्लिन बनाना, डिसिप्लिन करना, बच्चों के समय का सही इस्तेमाल करना। क्या करना? बच्चों के समय का सही इस्तेमाल करना और कम समय में ज्यादा बच्चों को शिक्षा देना। ठीक है, तीसरा क्या आता? बच्चों में रचनात्मक शक्ति यानी क्रिएटिव पावर का विकास करना। चौथा आता है बच्चों के विकास उनकी रुचियां और क्षमताओं के आधार पर करना। पांचवा आता है बच्चों को गीत, नाटक, लोकगीत, कविता, पाठ आदि के बारे में बताना। ठीक है बच्चों, समझ में आया बहुस्तरीय शिक्षण विधि के उद्देश्य? तो देखो, स्कूल परिसर का अनुशासन बनाना, बच्चों के समय का सही इस्तेमाल करना और कम समय में ज्यादा बच्चों को शिक्षा देना, बच्चों में सकारात्मक रचनात्मक शक्ति का विकास करना, क्रिएटिव पावर का, और बच्चों की विकास उनकी रुचियों और क्षमताओं के आधार पर करना, और बच्चों की गीत, नाटक और लोकगीत, कविता, पाठ आदि के बारे में बताना। समझे बच्चों? ये सारे क्या थे? ये सारे आपके उद्देश्य थे बहुस्तरीय शिक्षण के। ठीक है, छठा अब हम पढ़ते हैं दक्षता आधारित शिक्षण यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड। अब ये क्या होता है दक्षता? ठीक है, तो नाम से ही आपको पता चलता है कि इसका मतलब है कि टीचर द्वारा बच्चों को ऐसा पढ़ाना जिससे बच्चा ज्ञान प्राप्त करने से दक्ष यानी एफिशिएंट यानी कॉम्पिटेंट हो जाए। ठीक है, तो दक्ष हो जाए बच्चा ज्ञान प्राप्त करने में। ठीक है, बच्चा किसी विषय या चीज को ज्ञान इस तरह सीखे कि वह उसे अपने जीवन में या भविष्य में इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो उसका यूजफुल रहे, उसके जीवन में यूज उसका रहे। आजकल समाज में चारों ओर मुकाबला है यानी कंपटीशन है और प्रतियोगिता फैली हुई है, इसलिए बच्चों को सोचने, समस्या सुलझाने और शब्दों की ज्ञान, कविता और लेखन, गणितीय गणनाएं, बोलने, भाषण, नृत्य और संगीत आदि में दक्षता यानी कंपटीशन प्राप्त कर लेनी चाहिए, जिससे वे समाज में अपनी अलग पहचान बना सके। समझ में आया कि नहीं? दक्षता मतलब कि आप उसमें वो हो जाओ, क्या बोलते हैं, प्रो हो जाए एक तरीके से। ठीक है, प्रो मतलब एकदम आपको कोई टक्कर ना दे सके। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? दक्षता आधारित शिक्षण। ठीक है, आइए देखते हैं दक्षता आधारित शिक्षण के सोपान यानी स्टेप्स फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड। अब कौन कौन से स्टेप्स होते हैं आपके इसके दक्षता आधारित शिक्षण के? ठीक है, आइए एक एक करके उन्हें देखते हैं। पहला आता है आपका पूर्व तैयारी यानी प्री प्रिपरेशन। ठीक है, हर एग्जाम का जैसे आपका प्री होता है, प्री मेंस, ठीक है, प्री होता है, मेंस होता है, जेई वगैरह का, ठीक है, आपका नीट का होता है, तो उसी तरीके से आपका पूर्व तैयारी यानी प्रिपरेशन, मकसद तय करना, सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स इकट्ठा करना। ठीक है, तो इसमें मकसद तय करना जाता है और सहायक सामग्री जो टीचिंग में सामग्री यूज होती है उसको इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, दूसरा आता है आपका विषय वस्तु का प्रस्तुतीकरण। क्या आता है दूसरा? विषय वस्तु का प्रस्तुतीकरण। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मतलब विषय को बच्चों के सामने रखना। ठीक है, तो विषय को बच्चों के सामने रखा, पहले आपने मकसद तय किया और सामग्री सारी इकट्ठा की, फिर विषय वस्तु को प्रस्तुत किया गया, बच्चों के सामने रखा गया विषय को। और नियम निर्माण का समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन ऑफ रूल डिसीजन, यानी नियमों का फैसलों को समझाना,
नियम जो बनाए उसको समझाना, अभ्यास यानी प्रैक्टिस, बच्चों से अभ्यास करवाना, और अभ्यास कार्य के बीच में की गई त्रुटियों को शुद्धिकर, यानी जो अभ्यास कार्य यानी होमवर्क में, प्रैक्टिस में अगर कोई गलती कर रहा है बच्चा तो उसको करेक्ट करवाना, गलतियों को सुधारना, प्रयोग यानी सीखे हुए ज्ञान को इस्तेमाल करना। ये आपका क्या, ये सारी आपकी दक्षता आधारित शिक्षण के सोपान यानी स्टेप्स ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग। समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो लाइक कर दो, समझे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप न्यू मेंबर हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग दक्षता आधारित उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग। क्या होता है आपका? तो बच्चों को दक्ष, कॉम्पिटेंसी बनाना, मुकाबले की भावना को विकसित करना। ठीक है, तो बच्चों को दक्ष यानी उद्देश्य क्या होता है? तो बच्चों को दक्ष बनाना यानी कॉम्पिटेंट बनाना, मुकाबले की भावना को विकसित करना, तो एक दूसरे से मुकाबला करना यानी कंपटीशन करना कि अरे तुम फर्स्ट आए हो, अगली बार मैं तुमको सेकंड ले आऊंगा, मैं फर्स्ट आऊंगा। ठीक है, ये सारे मुकाबले होते हैं बच्चों में। पढ़ाने के प्रति रुचि विकसित करना, उनके बीच में रुचि लाना पढ़ने के लिए, और सहयोग की भावना विकसित करना, ये सारे आपके क्या दक्षता आधारित उद्देश्य होते हैं। समझ में आया बच्चों? आइए बच्चों पढ़ते हैं बहु कक्षा यानी शिक्षण यानी मल्टी क्लास टीचिंग। अब इसमें क्या होता है, एक ही कमरे में आपके दो या दो से ज्यादा कक्षाओं वाले बैठ करके वही वाला आप लोगे। ठीक है, तो टीचर कम है, बच्चे ज्यादा हैं। अब बहुत अच्छा शिक्षण कर लीजिए यानी मल्टी क्लास टीचिंग करिए। तो स्कूलों में कमरों में कमी के कारण एक कमरे में एक ही समय में दो या दो से ज्यादा कक्षाओं तो एक साथ बैठा कर पढ़ाने ही आपका बहुकक्षा शिक्षण होता है। समझे बच्चों? आजकल जनसंख्या बढ़ाने के साथ साथ पढ़ाने के संसाधन घटते जा रहे हैं और स्कूलों के बच्चों की संख्या ज्यादा है जबकि टीचरों की कम है, इसलिए बहुकक्षा शिक्षण आपका इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया? ठीक है, इससे पहले भी समझा चुके हैं इसलिए इसको रिपीट नहीं करेंगे। आगे देखते हैं बहुकक्षा शिक्षण की समस्याएं। क्या क्या समस्याएं आती है इसमें बहुकक्षा शिक्षण में यानी प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टी क्लासेस टीचिंग। ठीक है, क्या आता है? तो बच्चा और टीचर के सामने कई सारी समस्याएं आती है। बहुत सी टीचर सभी विषयों पर ध्यान नहीं दे पाता। अब टीचर जो है वो दोनों कई सारी क्लासों के एक साथ पढ़ा रहा है तो सभी विषयों पर ध्यान नहीं दे पाता, तो टीचर का काम का बोझ यानी वर्कलोड ज्यादा हो जाता है। तो टीचर का काम पर बोझ ज्यादा हो जाता है और टीचर सभी बच्चों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे पा सकता। ठीक है, पर पर्सनल तरीके से व्यक्तिगत रूप से उस पर ध्यान नहीं दे सकता। टीचर सभी बच्चों को अच्छे से प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग नहीं दे सकता। ठीक है, सभी बच्चों को एक साथ ट्रेनिंग सही से दे नहीं सकता है। ये आपकी क्या, तो यह सारी आपकी समस्याएं थी आपकी बहुत अच्छा शिक्षण की। समझो बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं निदान व औपचारात्मक शिक्षण यानी डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। क्या होता है डायग्नोस्टिक? ठीक है, किसी चीज की बीमारी, जैसे आपकी कोई बीमारी है, अब उस बीमारी को पता करने के लिए जो टेस्ट है वो आपका क्या डायग्नोसिस है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है ना। तो किसी चीज को डायग्नोस करना यानी उसके बारे में पता करना। तो निदान का मतलब है दूर करना और या पहचानना। ठीक है, निदानात्मक शिक्षण यानी डायग्नोस्टिक शिक्षण में वह है जिसमें बच्चों से में पढ़ाई से जुड़ी जो कमियां यानी दोष आती है, जैसे कि विषय में धीमापन, पिछड़ापन, सीखने में गलतियां। ठीक है, उसका पता लगाना, वो सारी जो परेशानियां उन सबको पता लगाना